लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक माँ ने ऑटिज्म की वास्तविकता और समाज की अधूरी समझ को बहुत भावनात्मक ढंग से सामने रखा है। लेख की शुरुआत इस अनुभव से होती है कि जब वो लोगों को बताती हैं कि उनकी बेटी ऑटिस्टिक है, तो लोग तुरंत पूछते हैं, क्या उसके पास कोई खास टैलेंट है? क्या वो पहेलियां बहुत जल्दी सुलझा लेती है? लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। उनकी 7 साल की बेटी ना बोल सकती है, ना ही अपनी जरूरतें बता सकती है, और शायद पूरी जिंदगी उसे 24 घंटे देखभाल की जरूरत होगी। इस अंतर से लेखिका ये सवाल उठाती है, क्या ऑटिज्म शब्द अब इतना व्यापक हो गया है कि वो अपना असली अर्थ खो चुका है? आज ऑटिज्म के दायरे में एलन मस्क और ग्रेटा थनबर्ग जैसे सफल और मुखर लोग भी आते हैं, और ऐसे बच्चे भी जो बोल या खुद का ध्यान नहीं रख सकते। यही वजह है कि अब परिवारों की मांग है कि गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जाए, जिसे प्रोफाउंड ऑटिज्म कहा जा रहा है। लेसेंट कमीशन की 2021 की रिपोर्ट ने इस शब्द का सुझाव दिया था, ताकि ऐसे बच्चों के लिए बेहतर चिकित्सा, शोध और देखभाल की दिशा तय की जा सके। लेख ये भी याद दिलाता है कि 2013 से पहले ऑटिज्म को कई हिस्सों में बांटा गया था, जैसे एस्पर्जर्स सिंड्रोम, लेकिन बाद में सबको एक स्पेक्ट्रम में मिला दिया गया। नतीजा ये हुआ कि अब जब हम ऑटिज्म पर बात करते हैं, तो बहुत अलग-अलग अनुभव एक साथ गडमड हो जाते हैं। लेखिका कहती हैं कि आज हाई फंक्शनिंग यानी बेहतर बोलने समझने वाले ऑटिस्टिक लोगों की आवाज नीति और वकालत में ज्यादा सुनी जाती है, जबकि गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों के परिवार पीछे छूट गए हैं। लेख में यह भी बताया गया है कि कई सामाजिक आंदोलन गार्डियनशिप यानी माता पिता के कानूनी संरक्षण के अधिकार या विशेष रोजगार योजनाओं पर विरोध करते हैं, लेकिन ये विरोध उन परिवारों की हकीकत से बहुत दूर है जो रोज अपने बच्चों को भटकने या हादसे से बचाने में जुटे रहते हैं। लेख का सार यही है कि जागरूकता और समावेशन की बातें उन परिवारों के लिए काफी नहीं जो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। लेखिका कहती हैं, मेरी बेटी जैसी बच्चियां सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि समझ और वैज्ञानिक ध्यान की हकदार हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में इसरा सुलेमानी ने ब्रिटेन में बेघरपन की हकीकत पर अपनी जिंदगी के जरिए एक बेहद गहरी बात कही है। वो बताती हैं कि लोग अक्सर बेघर लोगों की एक तय छवि बना लेते हैं, फटे कपड़ों में सड़क किनारे सोने वाले लोग, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा छिपी हुई है। बहुत से लोग जैसे वो खुद सामान्य जिंदगी जीते हुए भी अंदर से बेघरपन की मार झेल रहे होते हैं। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन हर कुछ महीनों में एक जगह से दूसरी जगह खिसकते रहते हैं। इसरा की कहानी इराक युद्ध के दौरान शरणार्थी बनकर ब्रिटेन आने से शुरू होती है। उनका परिवार सालों तक एक घर से दूसरे घर, दोस्तों के यहाँ, बी जैसे अस्थायी ठिकानों में भटकता रहा। हर नई जगह का मतलब था नया स्कूल, नए दोस्त और नए नियम। वो बताती है कि कई घर ठंडे थे, कुछ में चूहे थे, और कहीं शोरगुल इतना कि रात में नींद नहीं आती थी। फिर भी उनके माता पिता ने बच्चों को ये एहसास नहीं होने दिया ये सामान्य नहीं है। वो सोचती रहीं कि ये सब छुट्टियां हैं। एक वक्त आया जब स्कूल में बर्सरी यानी आर्थिक मदद के लिए उन्हें अपनी असली स्थिति बतानी पड़ी। तब शिक्षिका के चेहरे पर हैरानी देखकर उन्हें पहली बार समझ आया, ये जिंदगी आम नहीं थी। उस वक्त कोविड का दौर था और परिवार बेरोजगारों की वजह से और भी मुश्किल में था। स्कूल से मिली मदद, फ्री मील्स और समझ ने उनकी पढ़ाई को संभाला, और आज वही लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। लेकिन इसरा कहती हैं, मैं किस्मत वाली हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस चक्र से नहीं निकल पाते। ब्रिटेन में आज भी 1.3 मिलियन से ज्यादा परिवार एक स्थायी घर के इंतजार में हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अस्थायी आवासों में रहने वाले 74 बच्चों की पिछले 5 सालों में मौत हो चुकी है। लेबर पार्टी की नई योजना सस्ती हाउसिंग घटाने की बात कर रही है,
जबकि वादे तो बेघरपन खत्म करने के किए गए थे। लेख का मर्म यही है, बेघरपन कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं, बल्कि सरकारी और सामाजिक असफलता है। इसे खत्म करना मुमकिन है, अगर समाज और सरकार चाहें। इस तरह का अनुभव हमें ये समझाता है कि घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, बल्कि वो जगह है जहां इंसान खुद को सुरक्षित और स्थिर महसूस कर सके। और जब तक हर परिवार को ऐसा घर नहीं मिलता, तब तक बेघरपन महज एक नीति का मसला नहीं, बल्कि इंसानियत का सवाल रहेगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में इस सवाल उठाया गया है कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार सच में शांति के लिए दिया गया, या फिर ये पश्चिमी राजनीति के लिए एक और औजार बन गया है। लेख का शीर्षक ही तंज है, कैसे ट्रंप को आखिरकार मिल गया नोबेल शांति पुरस्कार। यानी भले ही ट्रंप को औपचारिक रूप से पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इसे वेनेजुएला की दक्षिणपंथी नेता मारिया कोरिना मचादो को देकर असल में उनकी सोच और नीतियों को ही वैधता दी गई है। लेख बताता है कि मचादो लंबे समय से वेनेजुएला की सत्ताधारी सरकार के खिलाफ पश्चिमी समर्थन से संचालित लोकतंत्र के नाम पे हस्तक्षेप की राजनीति का चेहरा रही हैं। 2002 में उन्होंने चुने हुए राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश में भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने ऐसा विरोध आंदोलन खड़ा किया जो देश में अराजकता और आर्थिक संकट फैलाकर पुरानी अमीर तबकों की सत्ता वापस लाने की कोशिश करता रहा। लेख कहता है कि उनके शांति आंदोलन में हिंसा, विदेशी दखल और यहाँ तक कि इजराइल से वेनेजुएला तक बमबारी की मांग जैसी बातें शामिल रही हैं, और इसके बावजूद पश्चिमी मीडिया उन्हें लोकतंत्र की प्रतीक बताता रहा। लेख का बड़ा तर्क यह है कि नोबेल कमेटी ने मचादो को सम्मानित कर उस ट्रम्पियन सोच को वैध कर दिया है जिसमें ताकत, दखल और हिंसा को भी शांति का नाम दे दिया जाता है। मचादो खुद ट्रंप की विदेश नीति की समर्थक रही हैं। उन्होंने वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों, CIA की गुप्त कार्रवाइयों और यहाँ तक कि सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन किया। लेख के मुताबिक मचादो को सम्मान देना सिर्फ एक व्यक्ति को पुरस्कृत करना नहीं, बल्कि लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल और सत्ता पलट की राजनीति को नैतिक समर्थन देना है। आखिर में लेख चेतावनी देता है, ये पुरस्कार सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। ये बताता है, जब शांति का अर्थ ही ताकतवर देशों की सुविधा से तय होने लगे, तो असल में लोकतंत्र और मानवाधिकार दोनों खोखले हो जाते हैं। लेख का मर्म यही है, नोबेल का ये फैसला शांति की नहीं, बल्कि सत्ता और हस्तक्षेप की जीत है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।